आप देख रहे हैं जादुई पूंछ वाली गरीब लड़की। एक गांव में शालिनी नाम की एक लड़की रहती थी। शालिनी बहुत नटखट थी। वो शांत नहीं रह पाती थी। जहां भी जाती थी किसी न किसी को परेशान ही किया करती थी। शालिनी के घर के पास ही एक मैदान था जहां बच्चे खेलने आते थे। शालिनी भी वहां खेलने जाती थी। अरे मीना, बॉल इधर दे, अब मेरी ओर। हाँ, रुक, अभी देती हूँ। मैंने कहा मुझे अभी की अभी बॉल चाहिए। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। शालिनी दौड़ती हुई मीना के पास आती है और उसकी चोटी खींचने लगती है। मेरी बाल छोड़ो, लग रही है मुझे। लेकिन मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। मना करने के बावजूद भी शालिनी मीना की चोटी कई बार खींचती है और उसके बाद हंसते हंसते वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन स्कूल आते समय भी शालिनी किसी न किसी को परेशान करने की सोचती है। ओए पप्पू, तू तो आज बड़ा ही खुश दिख रहा है। रुक, तुझे अभी रुलाती हूँ। इसके बाद तुरंत ही शालिनी पप्पू की निक्कर खींच देती है और हंसती हुई वहाँ से भाग जाती है। सभी लोग पप्पू का मजाक उड़ाने लगते हैं और पप्पू बेचारा रोना शुरू कर देता है। इसी तरह सभी बच्चे उससे परेशान हो चुके थे और कोई भी बच्चा उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था। शालिनी क्लासरूम में अकेली बैठी थी और कोई भी उसके पास नहीं बैठा था। सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, लेकिन कोई भी आकर शालिनी से बात नहीं कर रहा था। ये लोग कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही हैं। रुको, इन्हें तो अभी मजा चखाती हूँ। इसके बाद शालिनी जाकर सभी लड़कियों की चोटी जोर जोर से खींचने लगती है और उसके बाद हंसती हुई क्लासरूम से बाहर आ जाती है। गांव में एक पेड़ था जिसे पवित्र पेड़ माना जाता था और ऐसा भी माना जाता था कि उस पेड़ पर बजरंगबली का वास है। शालिनी उसी पेड़ के पास से गुजरती है। उस पेड़ की टहनियों के ऊपर 3-4 बंदर पूंछ लटकाकर बैठे हुए थे। बंदर की पूंछ देखकर वापस से शालिनी के मन में शरारत सूझती है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है। और यहाँ तो मुझे कोई देख भी नहीं रहा है। कि तभी शालिनी एक बंदर की पूंछ पकड़कर खींच देती है। जैसे ही शालिनी बंदर की पूंछ पकड़कर खींचती है, वो बंदर नीचे गिरता है और उसका सर एक पत्थर से जा लगता है और ऐन मौके पर ही बेचारी उस बंदर की मृत्यु हो जाती है। बंदर की पूंछ खींचकर शालिनी जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने इसकी पूंछ इतनी जोर से खींची कि ये तो सीधे नीचे ही आकर गिरा। कि इतने में अचानक से उस पेड़ से रोशनी आने लगती है और उस रोशनी से स्वयं बजरंगबली प्रकट होती हैं। अरे मूर्ख लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे शिष्य को मार दिया और इस बात का तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं और तुम हंस रही हो। अरे आपने देखा नहीं, वो कैसे ऊपर से नीचे आकर गिरा। इसमें तो हंसने की ही बात है। तुम लगातार हंसे जा रही हो। मेरे शिष्य को मारकर तुमने बहुत गलत किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने मेरे प्रिय बंदर की पूंछ खींचकर गिराकर मारा है, तो अब तुम्हारी भी पूंछ निकलेगी और तुम्हारी पूंछ हमेशा उसी जगह से निकलेगी जहाँ तुम्हारा बहुत मजाक बने। हमारे बंदर को मारने की सजा है ये तुम्हारे लिए। क्या? कुछ भी। बजरंगबली के बोलने के बावजूद भी शालिनी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शालिनी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि अचानक से उसकी पूंछ निकल आती है और ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं।
कई लड़कियां शालिनी का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे देखो देखो, सब लोग देखो, ये पूंछ वाली लड़की। शालिनी के साथ आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो सभी से परेशान होकर वापस अपने क्लासरूम में आकर बैठ जाती है। जैसे ही बाकी बच्चे क्लासरूम में आते हैं तो वापस से उसकी पूंछ फिर निकल आती है। पूंछ निकलने से शालिनी हवा में ऊपर उठ जाती है और पूंछ बड़ी होती जाती है। शालिनी तभी जाकर छत से टकराती है और धड़ाम से उसके बाद नीचे गिरती है और फिर खड़ी होती है। शालिनी और उसकी इस अजीब सी पूंछ को देखकर क्लासरूम में बैठे सभी बच्चे शालिनी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पूंछ वाली लड़की, पूंछ वाली लड़की, पूंछ वाली लड़की, पूंछ वाली लड़की। अरे शालिनी, आ तो जरा तेरी पूंछ देखूं। सभी बच्चे शालिनी की पूंछ पकड़कर उसे घसीट घसीट कर उसके साथ खेलने लगते हैं। बचाओ, 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 बचाओ। शालिनी के कपड़े तक फट जाते हैं और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। शालिनी रोते रोते घर आ जाती है और अपने घर वालों को सारी बात बतलाती है। देख शालिनी, हमारे साथ शरारत करने की सोचना भी मत, अच्छे से पिटाई कर दूंगी तेरी। चल अब हट यहाँ से, बहुत काम है मुझे। कोई भी शालिनी पर यकीन नहीं करता है। अगले दिन शालिनी के घर काफी सारे लोग आते हैं क्योंकि शालिनी के छोटे भाई का जन्मदिन था। जब सभी लोग नाच रहे होते हैं तो नाचते नाचते ही अचानक से शालिनी की पूंछ फिर से निकल आती है। शालिनी की पूंछ देखकर सभी बच्चे जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे देखो, इसकी तो पूंछ है। हाँ, ये पूंछ वाली लड़की है, पूंछ वाली लड़की, पूंछ वाली लड़की, पूंछ वाली लड़की। सभी लोग शालिनी का बहुत मजाक बनाते हैं। इसके बाद शालिनी के घर वालों को समझ आ जाता है कि शालिनी कोई भी कहानी नहीं बना रही थी, बल्कि वो सच बोल रही थी। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे शालिनी, तू मुझे पूरी बात बतला बेटा, तेरे साथ ये सब हुआ कैसे? शालिनी घर वालों को पूरी बात बतलाती है। शालिनी की माँ परेशान होकर इसका इलाज कई लोगों से पूछती हैं और तभी कुछ लोग उन्हें एक तांत्रिक के बारे में बताते हैं। शालिनी की माँ शालिनी को उस तांत्रिक के पास लेकर भी जाती हैं। बाबा, अब आप ही कोई इलाज बताइए इसका, हम लोग तो बड़े परेशान हो गए हैं। नहीं बेटा, इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसे वापस उसी पेड़ के पास लेकर जाओ और वहाँ जाकर पश्चाताप का एक तप करो। तब से खुश होकर अगर बजरंग बली प्रकट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। उनसे श्राप दूर करने की बात करना, अगर वो मान गए तभी इसका श्राप दूर हो सकता है। अगले दिन शालिनी और शालिनी के परिवार वाले उस पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप का तप करते हैं। यज्ञ के बाद बजरंग बली वाकई प्रकट होते हैं। जैसे ही बजरंग बली प्रकट होते हैं, सभी लोग उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं आपसे वादा करती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। तुम लोगों के यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तो खुद नहीं चाहता था कि मैं इस लड़की को कोई ऐसी सजा दूं और जिंदगी भर ऐसा बना कर रखूं, पर मैं भी बहुत क्रोधित और दुखी हुआ था इसकी हरकत से। और मेरे प्रिय बंदर की मृत्यु से इसने बहुत बड़ा पाप किया था, तो इसे सबक सिखाने के लिए मैंने ये श्राप दिया था। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। अब बजरंग बली के आशीर्वाद से शालिनी की पूंछ आना बंद हो जाती है और शालिनी अब से सभी के साथ शरारत करना भी बंद कर देती है। तो देखा आपने, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी बेजुबान जानवर के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
और साथ ही बेवजह लोगों को भी तंग कभी नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं गरीब कान कतरी लड़की। मेरा कान कट गया। कान कतरी लड़की। मेरा कान कट गया। कमलगढ़ नामक गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। सुधा चुलबुली किस्म की लड़की थी, मगर उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह कान लगाकर दूसरों के घरों की बातें सुना करती थी और उस बात को गांव में हर जगह बताया करती थी। जतिन और माला अपने घर में अपने बेटे की बात कर रहे थे, तभी सुधा कान लगाकर बातें सुनने लगती है। अब तुम ही बताओ, इस कमबख्त ने तो गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। और बोलो बच्चा है बच्चा है, अब देखो कर दिया ना तुम्हारे बच्चे ने महान काम। नहीं जी, हमारा लल्ला तो गौ था। जरूर उस लड़की ने ही जादू टोना से उसे फंसा लिया होगा। हाँ, तुम्हारा लल्ला तो अभी पालने में ही झूल रहा है, उसे कुछ समझ कहाँ। बताओ, अब शहर में बिना बताए किसी को ब्याह कर लिया है, ये बात हम कैसे बताएंगे गांव वालों को? नहीं जी, हम गांव वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे, नहीं तो जग हसाई हो जाएगी। सुधा सारी बातें सुन लेती है। अरे बाबा, अमन भैया तो कमाल के निकले। अब ये बात चलकर गांव में बताती हूँ। सुधा गांव में सभी के घर जा जाकर ये बात सबको बता देती है। पता है चाची जी, आज मुझे क्या पता चला है? सुधा ने अब तक ये बात पूरे गांव में फैला दी थी। सभी गांव वाले जतिन और माला से सवाल करने लगते हैं और उन्हें ताना मारने लगते हैं। इस चुगलखोर सुधा ने तो सभी को ये बात बता दिया है। हे भगवान! सुधा ऐसा कई गांव वालों के साथ कर चुकी थी। अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। सुधा से परेशान होकर कुछ गांव वाले सुधा की माँ से बात करने आते हैं। संगीता, अपनी बेटी सुधा को समझाओ, वह इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है? उसकी वजह से सभी परेशान हो चुके हैं। तुम्हारी बच्ची है, तुम समझाओ। सुधा की माँ संगीता सभी की बातों को सुनकर बहुत दुखी होती है और सुधा को सारी बात समझाती है। अरे हाँ माँ, ठीक है, इन लोगों को कहने दो जो कहना है, मैं तो अपने मन की करूँगी। गांव में एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहते थे। मंदिर के बगल में ही एक कमरा था जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सुधा मंदिर के पास से गुजरी, तभी उसे कुछ आवाज आई। वह दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। जी, अब कब तक मैं इंतजार करूंगी? मैं माँ बनना चाहती हूँ। अब मुझसे लोगों के ताने नहीं सुने जाते। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, मगर तुम भी तो समझो, हम प्रयास तो कर रहे हैं। नहीं जी, आप कोई उपाय निकालिए। अरे अब क्या मैं जादू से बच्चा लाऊं? तुम तो बात को समझना ही नहीं चाह रही। कुछ समय तक दोनों के बीच बहस होती है। सुनो, एक काम करते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगी। हम शहर चलते हैं, वहाँ चलकर एक बच्चा गोद लेंगे। गांव वालों को पहले ही बता देंगे कि तुम्हारे इलाज के लिए शहर जा रहे हैं। इलाज में ज्यादा वक्त भी लग सकता है और 9 महीने बाद वापस गांव आएंगे। लोग पूछेंगे तो कह देंगे जब हम शहर रह रहे थे तभी ये बच्चा हुआ। सुधा सारी बातें सुन लेती है। बाप रे, पंडित जी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। अभी जाकर सभी को बताती हूँ। सुधा अपने काम में लग जाती है। पता है, आज मैंने पंडित जी और उनकी पत्नी की बात सुनी। क्या बताऊं, क्या बात कर रहे थे वो लोग। बाप रे बाप। इस तरह सुधा पूरे गांव में पंडित जी की बात बता देती है। पंडित जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? अरे पंडित जी, आप ऐसा करने की सोचेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। अरे बताओगे या सिर्फ बात ही बनाते रहोगे? आदमी सारी बातें पंडित जी को बता देता है। ये बात सुन पंडित बहुत गुस्से में आ जाता है।
कौन है जिसने ये बात बताई है? अभी के अभी नाम बताओ। सुधा, और कौन? वही तो हमारे गांव में सारी बातें फैलाती है। पंडित सुधा से बहुत गुस्सा हो चुके थे। रास्ते में सुधा मिल जाती है। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत! तूने हमारी निजी बातें सुनी, और सुनी तो सुनी, पूरे गांव में इस बात का ढिंढोरा भी पीट दिया। आपको पता चल गया क्या? मुझे माफ कीजिएगा, वैसे आप हैं तो बड़े ही चालाक। ए लड़की, तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? सुन, मेरा श्राप है कि जिस कान से तूने हमारी बातें सुनी, वो दोनों कान तेरे कट जाएं और तुझे कुछ भी सुनाई न दे। श्राप देते ही सुधा के दोनों कान कट जाते हैं। सुधा अपने कान पर हाथ फेरती है। मेरा कान कट गया। सुधा रोती हुई अपने घर भागती है। सुधा का भाई रोहन ये देख हैरान रह जाता है। अरे माँ, देखो, सुधा के तो कान ही गायब हो गए। अरे कौवा ले गया क्या तुम्हारे कान? नहीं। सुधा सारी बातें अपने घर में बताती है। बोलती थी ये काम छोड़ दे, मगर तू तो सुनती ही नहीं थी। सुधा पूरे दिन रोती है और शाम में घर से बाहर निकलती है। अरे अरे, देखो तो बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। कान ही नहीं बचे इसके पास। ओए, तेरे कान कौन चबा गया? कान कटी लड़की, कान कटी लड़की। गांव में कुछ लोग सुधा की स्थिति पर दया खा रहे थे, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। सुधा बहुत दुखी रहने लगी थी। पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात रोकर बिताया करती थी। फिर एक दिन सुधा परेशान होकर सभी गांव वालों से बात करती है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बहुत गलत कर रही थी। कृपया मुझे पहले जैसा बनवा दीजिए। मैं कभी किसी की बात नहीं सुनूंगी। गांव वालों को सुधा पर दया आ जाती है। अरे अब तो तुम कान कटी लड़की बन गई हो, और जिसने तुम्हें ऐसा बनाया है वही तो तुम्हें ठीक भी कर सकता है। हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलो उनके पास ही चलते हैं। सभी गांव वाले पंडित के पास आते हैं। पंडित जी, इस बच्ची को माफ कर दीजिए। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी है। आप इसका श्राप हटा दीजिए। नहीं नहीं, इस लड़की ने बहुत गलत किया है, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ। मैं इस मूर्ख लड़की को 48 घंटे के लिए कान दूंगा, और 48 घंटों तक दोनों कानों के साथ अगर इसने ऐसा दिखा दिया कि ये अपनी बुरी आदत छोड़ देगी, तभी मैं इसको माफ कर पाऊंगा। मैं श्राप वापस ले लूंगा। पंडित की बात सभी मान जाते हैं। हे ईश्वर, इस बच्ची को माफ करे और इसे 48 घंटों के लिए वापस कान दे दे। सुधा के कान वापस आ जाते हैं। वाह वाह, मेरे कान वापस आ गए। हाँ, ये तो ठीक है, मगर अब तुम्हें 48 घंटों तक बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुननी है। सुधा सब्जी लेने के लिए निकलती है, तभी उसे कुछ घरों से आवाज आने लगती है। ये कान बहुत तेज थे, इसलिए वो सब कुछ बहुत आसानी से सुन सकती थी। सबकी बात सुनने की आदत थी उसकी, इसलिए उसके पैर अपने आप बात सुनने जाने लगते हैं। ये बात किसी को नहीं बताना, सबसे छिपा कर रखना। ये सब सुनते ही सुधा उसकी ओर जाने लगती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना, कुछ भी बिल्कुल नहीं। मैं नहीं सुन सकती, भागो यहाँ से, भागो। सुधा सब्जी लेती है और तुरंत घर भागती है। ओए सुधा, चल कुछ खाने को लेकर आते हैं। दोनों बाहर आते हैं, तभी सुधा को कुछ बातें सुनाई देने लगती हैं। पता है मीणा की माँ क्या कह रही थी? मुझे तो सुनकर विश्वास नहीं हुआ। सुधा वापस उस आवाज की ओर जाने लगती है। अरे नहीं सुधा, नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। हाँ हाँ, मैं नहीं जाने वाली कहीं, भागो यहाँ से। 48 घंटे पूरे हो जाते हैं।
सभी गांव वाले सुधा को लेकर पंडित के पास आते हैं। रास्ते भर सुधा यही सोच रही थी कि उसने कुछ कुछ बातें न चाहते हुए भी सुन ली है, तो कहीं पंडित उसके कान वापस करने से मना न कर दे। देखिए पंडित जी, अब सुधा सुधर गई है, ये किसी की बातें नहीं सुनती है, इसके कान वापस कर दीजिए। हाँ ठीक है। पंडित पूजा अर्चना करके भगवान को बुलाता है। भगवान शिव प्रकट होते हैं। बालिका, तुमने पहले गलत काम किया जिसकी तुम्हें सजा मिली। अब जब तुम्हें दूसरा मौका मिला तब भी तुमने 2 बातें सुनी है। जी, मगर मैं कसम खाकर बोलती हूँ, मैंने जानबूझकर ये नहीं सुनी है। हाँ, मैं ये जानता हूँ, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है, तुमने गलती की। तुम्हें उसका एहसास हुआ और तुमने अपनी गलती को सुधारा। उसके बदले में तुम्हें तुम्हारे कान तो वापस मिल जाएंगे, और जो 2 बातें तुमने सुनी थी वो तुमने जानबूझकर नहीं सुनी थी, इसीलिए गलती से की गई भूल माफ की जा सकती है। इसके बाद शिवजी गायब हो जाते हैं और सुधा के कान वापस आ जाते हैं। ये देख सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कान लगाकर दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, और अगर सुन भी ले तो उसे सभी जगह बताना नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।